जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप लोगों का क्लास 12 में। आज इस लेक्चर के माध्यम से मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 12 का इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। जैसा कि आप लोगों के मत के अनुसार ही यह चैप्टर को चालू किया गया है, तो उम्मीद करते हैं कि आपके लिए यह फ़ायदेमंद होगा और आपको कुछ न कुछ दे जाएगा। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले पिछला कुछ बात भी हम लोग रिवीजन करेंगे। पिछली कुछ जानकारी को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे जाएंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में सेट का डेफिनेशन जाने आप, भली भांति आपको पता होगा। उसके बाद सेट के बाद हम लोग बनाए क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता था, ए सेट और बी सेट का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग करते थे, ए सेट के साथ ए सेट का क्रॉस प्रोडक्ट करते थे। तो क्रॉस प्रोडक्ट भी आप लोगों को पता है। जब क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग सीख गए तब हम लोग रिलेशन को सीखे। तो रिलेशन में क्या होता था कि यही जो है आपका यह जो क्रॉस प्रोडक्ट आप करते थे जिसमें ऑर्डर्ड पेयर में सारा एलिमेंट आता था, और यह सेट जो है ए जो एलिमेंट होता था सेट ए का होता था, अब बी जो एलिमेंट होता था कोई सेट बी का, या तो यह सेट जो है ए का भी हो सकता था। तो यह रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू ए, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी होता था, है ना। ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट में होता था। लेकिन जैसे हम रिलेशन में इन किए तो यही सेट का जो है नाम बदल गया, इसका प्रमोशन हो गया। इसको हम लोग डोमेन कहने लगे। क्या कहने लगे भाई? डोमेन कहने लगे। और इसको जो है हम लोग को डोमेन कह दिए। क्या कह दिए? को डोमेन कह दिए। और इसी के आधार पर जो है यहाँ रेंज भी डिफाइन हो गया। अब क्या हुआ कि कुछ कुछ रिलेशन में कुछ कुछ नियम को हम डाल दिए, कोई नियम को डाल दिए, उसको बाइंड कर दिए कुछ खास रूल के तहत। तो वो हमारा बन जाता है फंक्शन। तो फंक्शन में जैसा कि आप लोग को याद होगा कि वह रूल क्या है, तो उस रूल के बारे में इतना कह सकते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। यानी कि सेट ए और यह सेट बी, यानी कि डोमेन यह ए, इसका नाम तो डोमेन कर दिए हम लोग, और इसका नाम को डोमेन कर दिए हैं। तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी 4 एलिमेंट है आपका सेट ए में डोमेन में, और इसमें ए बी सी डी ई एफ। तो क्या कहते थे कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। बी में अलग अलग इमेज होता है। यहाँ पर ए का इमेज जो है ए हो गया, बी का इमेज बी हो गया, सी का इमेज ई हो गया, और ये डी का इमेज बी भी हो सकता है, क्योंकि बी के लिए यह स्मॉल बी यूनिक है, डी के लिए स्मॉल बी यूनिक है। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, या नहीं तो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि भाई ये अलग एलिमेंट इसका इमेज हो, जैसे सी इसका इमेज हो। तो इस आधार पर कहने का मतलब इधर का 2 एलिमेंट उधर किसी एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, तो वैसे फंक्शन को हम लोग कह दिए मेनी वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन कह दिए? मेनी वन फंक्शन कह दिए। अब ऐसा हो जाए कि ये जो है डी का इमेज जो है आपका सिर्फ एक ही एलिमेंट डी हो, तो एक एलिमेंट का एक इमेज, एक एलिमेंट का एक इमेज, तो ऐसे स्थिति में यह 1-1 फंक्शन होता था। अब यदि ये सब में चीज में आपको डाउट है, मैनी 1-1 फंक्शन में डाउट है, तो आप क्लास 11 के प्लेलिस्ट में जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं आप। वहाँ पे मैंने बहुत ही क्लियर ढंग से समझाया है उसको। और इसके बाद फंक्शन का 2 नेचर और होता है, एक होता है ऑन टू, एक होता है इन टू, है ना। अगर ऑन टू को हम समझ ले तो इन टू को समझना बड़ी आसान है। ऑन टू में क्या कहता है कि अगर किसी भी इमेज का प्री इमेज है, अगर सभी इमेज का प्री इमेज एग्जिस्ट करता है तो वह ऑन टू होता है। जैसे देखिए ए का प्री इमेज ए है, बी का प्री इमेज बी है, डी का प्री इमेज डी है, और ई का प्री इमेज सी है, लेकिन सी का और यहाँ एफ का प्री इमेज नहीं है। तो इसीलिए यह इनटू फंक्शन हुआ। कौन सा फंक्शन हुआ भाई? ये इनटू फंक्शन हुआ।
अब ऐसा हो, इस सी को हटा देते हैं, इसको कहते हैं कि भाग यहाँ से, यहाँ पे तुमको नहीं रहना है। तो जब ऐसा कंडीशन हो जाए, तो यह ऑन टू होता है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो है आप मैनी 1 1 1 ऑन टू और इन टू को बड़ी शॉर्ट में समझ गए होंगे। अब क्या हुआ कि ये जो फंक्शंस हैं आपके, फंक्शन बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह की 4-5 तरह के होते ही हैं। तो सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे जो है कुछ हम नाम लिए हैं फंक्शन के। तो ये सारे फंक्शन का मन हुआ कि भाई हम लोग क्यों नहीं इन्वर्स फंक्शन बन जाए। तो इन्वर्स फंक्शन बनने के लिए क्या होता है कि भाई कुछ क्राइटेरिया को पूरा करना होता है। तो यहां पर अनाउंसमेंट हुआ कि वैसे ही फंक्शन इन्वर्स फंक्शन बन सकते हैं जो कि 1 1 और ऑन टू फंक्शन हो। कैसा फंक्शन हो भाई? 1 1 और ऑन टू हो, मतलब कि एक की दोस्ती एक से ही हो, और उसके बावजूद इमेज जितने भी बन रहे हैं उसका भी रिलेशन एक ही एलिमेंट से इधर जुड़ा हुआ हो। तो 1 1 ऑन टू, और इसमें कोई भी खाली एलिमेंट नहीं बचे कोडोमेन में कोई भी खाली एलिमेंट नहीं बचे। अगर ई बच जाएगा सी तो सीधे हो जाएगा इनटू, तब इसका इन्वर्स निकलबे नहीं करेगा। इसीलिए भाई जितने एलिमेंट आपका डोमेन में है उतने ही एलिमेंट को डोमेन में होंगे, तो वही सब फंक्शन जो है इन्वर्स फंक्शन बन सकते हैं। अब यहां पर हम लोग को पढ़ना है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ये जो है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन को हटा दीजिए, लॉगरिथमिक फंक्शन को भी हटा दीजिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हटा दीजिए, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को यहाँ पर ले आइए। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में आप लोग जानते होंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं, है कि नहीं। अब थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम लोग 30 डिग्री रखते हैं तो यह 1/2 आता है। और याद कीजिए जनरल सॉल्यूशन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को याद कीजिए। अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा का वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n इंटू अल्फा होता था। यानी कि इसके जो है बहुत सारे वैल्यू निकल जाते थे। जैसे देखिए यहां पर हम थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n पाई प्लस माइनस 1 पे पावर n इंटू 30 डिग्री। अब n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं इसमें तो पाई माइनस 30 डिग्री होता है। और उसके बाद n का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 पाई लिखेंगे, अब माइनस प्लस हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अगर 3 रखते हैं तो 3 पाई, ये 3 पाई हो गया, और उसके बाद यहाँ पर माइनस 30 डिग्री हो गया। तो इस तरह से इस सारे पर जो है इस साइन थीटा का मान जो होता है ना 1/2 ही होता है। तो इसीलिए जितने भी आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो 1 1 तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि थीटा जो है, अगर हम थीटा का रिलेशन बनाने की बात कहें तो थीटा जो है इस एंगल पर भी 1/2 देता है, इस एंगल पर भी 1/2 देता है, इस एंगल पर भी 1/2 देता है। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर ये सोचे कि भाई हम लोग इन्वर्स फंक्शन बनेंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को अपने में कुछ सुधार करना पड़ेगा, तभी वह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्स फंक्शन बन सकता है। तो सुधार क्या क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की समस्या क्या क्या है ना। तो ये जो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है यह इन्वर्स फंक्शन नहीं बन सकता है। वो क्या समस्या है इसके साथ हम लोग देखते हैं। इसके साथ समस्या क्या है कि साइन एक्स का जो डोमेन होता है वो पूरा रियल नंबर होता है। 0 से चले जाइए उधर इन्फिनिटी तक, और 0 से चले जाइए इधर एंगल को लेते हुए माइनस इन्फिनिटी तक लेते चले जाइए। और विशेषता क्या है
कि कुछ न कुछ समय के बाद हमेशा साइन एक्स का वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच ही रहता है, चाहे एंगल आप कुछ भी ले लीजिए, और इसका जो हमको रेंज मिलेगा, इसका जो वैल्यू मिलेगा वह -1 से 1 के बीच ही रहता है। उसी तरह से cos x का भी रेंज जो है, डोमेन जो है आपका टोटल रियल नंबर हो गया, और उसके बाद जो है इसका जो रेंज है -1 से 1 के बीच है। अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली बात है कि इसमें से कोई दो ऐसा एंगल होगा जिसका वैल्यू 1 होगा भाई। तो स्वाभाविक है, जैसे देख रहे हैं साइन 90 डिग्री पर देखिए इसका वैल्यू 1 होता है, और उसके बाद एक चक्कर और लगा लीजिए, साइन 360 प्लस 90 डिग्री पर देखिए इसका भी वैल्यू 1 होता है। तो साइन 360 प्लस 90 तो 90 450 डिग्री होता है, तो 450 डिग्री पर भी इसका वैल्यू 1 ही होगा। यानी कि इसमें जो है कई ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसका इमेज जो है सेम है। तो वहाँ तो इन्वर्स बनने के लिए क्या हमको चाहिए, 1 1 चाहिए और ऑन 2 चाहिए, तो 1 1 तो ये रहा नहीं। इसी तरह से tan x में भी देखिएगा, तो tan x में क्या होता है, tan में आप 90 डिग्री का मल्टीपल रख दीजिए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, 90 का जितना भी मल्टीपल है उसको हटा दिए। जैसे ये देख रहे हैं ना, x = 2n + 1 π/2, n बिलोंग्स टू i, यहाँ n का वैल्यू 1 रखिए, 0 रखिए, तो आपका आ जाएगा यहाँ π/2। तो tan x का जो वैल्यू होता है 90 डिग्री पर इन्फिनिटी होता है। अब फिर यहाँ 1 रखिएगा तो 3 π/2, तो 3 π/2 पर भी इसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। इस तरह से इन्फिनिटी वाला वैल्यू को हटा दिए, और ये r में वैसे एंगल को हटाने के बाद भी हम देखते हैं कि इसका जो रेंज होता है वो भी, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं, हमारा ऐसे मेंबर आ जाते हैं जिसका जो इमेज होता है वह 2-3 मेंबर्स का इमेज जो है सेम हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में एक भी जो है यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का डोमेन जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बनने लायक नहीं है। अब ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बनना चाहता है, ये फंक्शन इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बनना चाहता है, तो ये सब क्या किया कि भाई सब जो है मिलके मीटिंग किया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, ये सब मिलके मीटिंग किया। बोला कि अरे हम लोग भी जो है ना क्यों नहीं क्या कहते हैं 1 1 ऑन 2 फंक्शन बन जाए। तो सब भाई लोग मिलके ये सोचा कि अगर हम लोग अपना डोमेन को चेंज कर लें, है ना, डोमेन को चेंज कर लें, तो डोमेन को फिक्स कर लें, तब तो हम लोग 1 1 फंक्शन बन सकते हैं। तो इसलिए जो है इसके डोमेन को क्या किया गया, यहाँ जो साइन एक्स का जो डोमेन है इसके डोमेन को -π/2 से लेकर π/2 के बीच रखा गया। ये साइन बोला क्या कि अब जो है -π/2 से π/2 के बीच में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉस भी बोला कि भाई हम जो है 0 से पाई के बीच में रहेंगे। टेन जो है बोला कि हम भी अपना डोमेन चेंज कर लेते हैं, -π/2 से लेकर π/2 तक, है ना, डोमेन को हम लोग भी चेंज कर लेते हैं। उसके बाद कॉट थीटा भी बोला क्या कि हम जो है अपने डोमेन को इस तरह से रखेंगे। सेक थीटा जो है यह बोला हम अपने डोमेन को जो है 0 से π/2 के बीच रखेंगे, लेकिन इसमें जो है π/2 नहीं रखेंगे हम, इसीलिए π/2 को हटा दिए। उसके बाद कोसेक थीटा जो है ये बोला कि हम जो है -π/2 से लेकर π/2 तक बन जाते हैं और इसमें 0 डिग्री को हटा देते हैं। तो अब जो है ये सभी क्या किए कि डोमेन को परिवर्तित कर लिए और रेंज को वही रहने दिए, यानी कि इसका जो रेंज -1 से लेकर 1 तक है, इसका जो रेंज -1 से लेकर 1 तक है, इसका रेंज आपका R है, इसका रेंज भी जो है आपका R है, और इसका रेंज जो है R -1 और 1 है, इसका रेंज जो है आपका R -1 है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप कंफ्यूज तो नहीं होते होंगे, ये जो है आपका ओपन इंटरवल है ना,
ओपन इंटरवल में -1 छूट जाता है और 1 भी छूट जाता है, और उसके बाद जो है इसके बीच का सारा वैल्यू इंक्लूड हो जाता है। तो अब जो है ना ये फंक्शन आपका बन गया 1 1 on 2 फंक्शन। कौन सा बन गया भाई? 1 1 on 2 फंक्शन बन गया। कौन सा? 1 1 on 2। अब जो है इसका हम लोग इन्वर्स कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इन्वर्स का जो डेफिनेशन है वो क्या कहता है ना, वो क्या कहता है उसको हम लोग देखेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ने जब ये डिसीजन ले लिया भाई कि हम लोग जो है -π/2 से लेके π/2 के बीच में ही अपना डोमेन रखेंगे, तो यहाँ एक समझने वाली बात है जिसको ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है कि इसके बीच का कोई एक वैल्यू उठाइएगा ना, तो इसके बीच के कोई एक वैल्यू से मैच करेगा, एक ही वैल्यू देगा। इसके बीच कोई दूसरा वैल्यू निकालिएगा तो यह किसी भी हालत में जो पहला वैल्यू आया है उससे मैच नहीं खाएगा, यानी कि यूनिक वैल्यू देगा। इस स्थिति में हर एक यूनिक एलिमेंट इसके लिए, इसके बीच का हर एक यूनिक मेंबर जो है, इसके बीच के हर एक यूनिक मेंबर देंगे जो कि यह आपका इमेज बनाता है। कहने का मतलब जो कि यह आपका इमेज होगा। तो इस चीज के लिए जो है यहाँ पर ऐसी स्थिति की गई और यह डोमेन और रेंज इस तरह से रखा गया। अब क्या कहता है इनवर्स ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन? कहता है कि लेट f बी ए 1 1 on 2 फंक्शन देन ए फंक्शन f इनवर्स बी ए। ओ यहां पर देखिए b पहले चला आया, b अब बन गया आपका डोमेन, a बन गया आपका रेंज। इज सेड टू बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ f इफ y इक्वल टू एफ एक्स है तो f इनवर्स y इक्वल टू x हो जाता है। अब देखा जाए यहाँ पर जो f का डोमेन था वह अब f डैश का रेंज बन गया, और जो यह रेंज f का था वह f इनवर्स का, माफ कीजिएगा यहाँ पर हमने गलत बोल दिया था, यहाँ f इनवर्स पढ़ना है, f इनवर्स का डोमेन हो जाएगा। कहने का मतलब कि यह जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन का जो है डोमेन है और ये रेंज है, अगर इसको उल्टा करके हम लिख दें तो यह ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है इनवर्स फंक्शन बन जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और सीख लीजिए कि जैसे y इक्वल टू आपका साइन, मान लीजिए कि x इक्वल टू साइन थीटा है, तो इसका जो इनवर्स होगा ना, इसका ये कोई फंक्शन है, किसका फंक्शन भाई? थीटा का फंक्शन है, x इक्वल टू थीटा का फंक्शन है, तो इस थीटा को हम लोग साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। इनवर्स फंक्शन को हम लोग इस तरह से डिनोट करेंगे, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए स्पेशल नोटेशन बना दिया गया। उसके बाद मान लिया जाए कि y इक्वल टू अगर साइन x है, तो ये फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे? x इक्वल टू साइन इनवर्स y। देखिए मिलाइए, y जो है अब साइन के साथ लग गया, x जो है इधर एंगल अकेला रह गया। तो यह अगर डोमेन जो है रेंज के पास चले जाता है, रेंज डोमेन बन जाता है, तो इसको हम लोग इस तरह से नोटिफाई करेंगे। इसको मैं एक टेबल बनाता हूं, उससे आपका और भी ज्यादा क्लियर होगा। तो यहां हमको लगता है समझ गए होंगे आप लोग इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स ऑफ फंक्शन में यही होता है कि अगर फंक्शन f a से लेके b तक है तो f इनवर्स जो होगा b से a तक होगा। क्लियर है? अब देखिए इसी में हम क्या कर दिए कि इसको जो है इसको हम लोग क्या कर दिए? डोमेन कर दिए। इसको हम लोग डोमेन कर दिए और इसको हम लोग रेंज कर दिए, है ना। तो इस तरह से यह जो डोमेन हो गया, किसका डोमेन हुआ भाई? किसका डोमेन हुआ? यह साइन इनवर्स x का डोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया, और ये रेंज हो गया। ये जो हो गया कॉस इनवर्स x का जो है ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। ये जो है आपका टेन इनवर्स x का जो है यह डोमेन हो गया और यह आपका रेंज हो गया।
इसके बाद कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन रेंज, डोमेन और रेंज। उसके बाद सेक इनवर्स एक्स का यह आपका डोमेन और यह आपका रेंज, और यह आपका कॉसेक इनवर्स एक्स का ये डोमेन और ये रेंज। चूंकि यहाँ उल्टा हो गया है, जब आप लोग कॉपी में उतारिएगा तो पहले डोमेन को उतारिएगा तब रेंज को उतारिएगा। हालांकि आपके बुक में थोड़ी सी मिस्टेक दी गई है, वो मिस्टेक ये आपका क्या कहते हैं, ये यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दोनों जगह जो है ना आपका ओपन इंटरवल ही होगा। क्या होगा, यहाँ भी ओपन इंटरवल होगा, यहाँ भी ओपन इंटरवल हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस आधार पर जो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है सारे सेलिब्रेट करने लगे कि चलो भाई हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बन गए। ये लगता था कि जैसे ये इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है शादी करने जा रहा है और शादी हो रही है इसकी। अब जो हो गई ना, इन्वर्स बन गया, तो अब ये खुश इस तरह से है जैसे कि शादी हो गई है तो अब खुशी मना रहा है। पते नहीं है उसको कि शादी के बाद क्या बर्बादी होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग कुछ छोटी मोटी बातें और समझ लें, जैसे कि जैसे ये इस तरह से रहेगा, इसको तो पता ही है कि हम लोग क्या कहते हैं भाई, ओपन इंटरवल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल कहते हैं। अब यदि यह इस तरह से है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं, इंटरवल कहते हैं। तो ये क्लोज्ड इंटरवल कहता है कि a जो है लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b, और ये जो कहता है कि a लेस देन x लेस देन b, यही बात बताता है, ये यही बात बताता है। और एक चीज़ देखिए कि ये जो आपका इंटरवल है -1 से लेकर 1 के बीच है ना, ये आपका क्या हो गया, क्लोज्ड इंटरवल हो गया। इसको हम लोग -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं ऐसा लिखा रहे और कहीं ऐसा लिखा रहे तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ई क्या आ गया, है ना। दोनों चीज़ सेम ही है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मॉड ऑफ एक्स जो है लेस देन 1 दिया रहे, लेस देन और इक्वल टू 1, तो इस तीनों का जो मीनिंग होता है ना सेम ही होता है। और एक चीज़ बताते हैं, ये जो आर है ना, तो इस आर को जो है कभी कभी आपको ऐसे लिख के दे देगा, तो वहाँ घबराइएगा नहीं। ये आर लिखे या इसको लिखे, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। और एक चीज़ हम बता रहे हैं, यहाँ जो आपका r -1 इस तरह से दिया गया है, r -1 और 1 दिया गया है ना। इसका मीनिंग देखिए, समझ लीजिए कि इसको आपको ऐसे भी दे सकता है, -∞ से लेकर -1 तक, यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यहाँ घबराइएगा नहीं, दोनों का मीनिंग सेम है। जैसे देखिए, ये आपका कहा कि ये r है, तो रियल नंबर सब है। रियल नंबर में -1 से लेकर 1 के बीच को हटा देना है। देखिए माइनस कहा, -1 लेकर 1 के बीच जितने भी मेंबर्स हैं सबको हटा देना है। तो वही तो बात ये भी कह रहा है कि -∞ से लेकर -1 तक आए, अब फिर वहां से उछल के डायरेक्ट 1 पे आ गए, अब 1 से फिर इन्फिनिटी तक चले गए। तो वही बात ये भी बोल रहा था, वही बात ये भी बोल रहा था। तो इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। वहां पर आपको इस तरह का नोटेशन आएगा तो आप परेशान नहीं होइएगा, उम्मीद करते हैं। इसके बाद और तो कुछ विशेष नहीं है, है ना। इसके बाद कुछ विशेष अगर आता है तो वहाँ मैं डिस्कस करूँगा, प्रॉब्लम पर ही डिस्कस करूँगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अंत में एक चीज छूट गया था, ये जो आपका क्या कहते हैं रेंज बना है आपका, है ना, इसको हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज कहते हैं, है ना। या नहीं तो इसको माफ करेंगे, वैल्यूज ऑफ प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल रेंज। तो प्रिंसिपल रेंज अगर आपको कहीं भी लिखा हुआ वर्ड मिले, माफ करेंगे, वर्ड मिले, तो वहां पर आपको ये समझ जाना है कि इसका जो भी वैल्यू हम निकालेंगे वह वैल्यू आपका कहाँ से -π/2 से लेकर π/2 के बीच होगा। देखिए रेंज है, ये उल्टा लिख दिए हैं। इसको हम उस समय भी बोले थे कि ये जब लिखिएगा तो पहले ये डोमेन 1 लिखिएगा और फिर उसके बाद ये लिखिएगा, समझ गए।
तो यहाँ पर जो है ये आपका प्रिंसिपल रेंज कहलाता है। अगर आपको पूछ दे कि कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल रेंज क्या है भाई, तो 0 से पाई के बीच है। टेन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू रेंज क्या है, तो यह -π/2 से लेकर π/2 तक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब ज़्यादा समझदारी मेरे हिसाब से तो जितनी कोशिश थी मैंने कर दी है। और एक चीज़ और जान लीजिए लास्ट में, यह साइन इनवर्स एक्स को आप आर्क साइन एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे टेन इनवर्स एक्स है आपका, तो अगर कहीं आप आर्क 10x लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब समझिएगा कि 10 इनवर्स x लिखा हुआ है। यदि मान लीजिए कि आर्क कॉट x लिखा है तो इसका मतलब समझिएगा कि आपका कॉट इनवर्स x है। तो इसी के साथ, इस इंट्रोडक्शन के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ें। जय हिंद।